हाय दोस्तों, मैं अरविंद आज आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हूँ। ये वीडियो बेसिकली है आईफोन 17 का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। मैंने फ़ोन जनवरी में ख़रीदा था, तो ऑलमोस्ट मेरे को 3 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मैं आज इसका आपको एक रिव्यू दूँगा। मैं ज़्यादा स्पेक्स वेक्स में नहीं जाऊँगा, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं और ये फ़ोन किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ें की बात करें तो इस फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं इससे पहले S20 FE 5G पे था, तो उससे आता हूँ तो मेरी पूरा दिन बैटरी आराम से चलती है। मतलब मैं अपने आप को मतलब लाइट मीडियम यूज़र कह सकता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हूँ और मैं बहुत लाइट यूज़र भी नहीं हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को बैटरी अच्छी लगी। दूसरा, इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको धूप वूप में यूज़ करोगे तो आपको स्क्रीन ईज़िली विज़िबल होती है, काफ़ी ब्राइट चली जाती है स्क्रीन। तो धूप में आपको डलनेस वगैरह का कुछ लगता नहीं है। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मुझे लगी, इसके कैमरे अच्छे हैं। ठीक है, ये वीडियो आईफोन 17 के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, तो इसके कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी क्लियर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आती हैं मेरे पुराने फ़ोन के मुकाबले, तो कैमरे अच्छे हैं इस फ़ोन के। उसके अलावा तो इसमें कुछ और प्लस पॉइंट अगर मुझे याद आ रहा हो तो नहीं, बस इतना ही है। अभी इसके अंदर क्या कहते हैं, और हाँ, एक चीज़ अच्छी लगी, इसकी हैप्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब वाइब्रेशन वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। स्पीकर्स ठीक हैं, अच्छे लाउड स्पीकर हैं इसके। और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है फ़ोन की। हाथ में पकड़ के फ़ोन सॉलिड लगता है। तो मेरे पास वाइट कलर है आईफ़ोन का, इसके और कलर्स भी थे लेकिन मुझे यही ठीक लगा, तो मैंने ये वाला लिया। अभी इसके अलावा बटन वगैरह भी अच्छे हैं इस फ़ोन के, अच्छा हैप्टिक फीडबैक देते हैं। और ये हो गई इसकी पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव। सबसे बड़ा नेगेटिव है इस फ़ोन का इसका ओएस, आईओएस। सो मेरे पास इससे पहले जो फ़ोन था वो 4 साल पुराना फ़ोन था। उसमें आप 7-8 ऐप भी खोल लो तो आप उसके बीच में स्विच करते हो तो आप वहीं पे रहते हो। जबकि आईफ़ोन 17 अभी नया फ़ोन है, लेकिन इसमें आप 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन खोलोगे तो वो रीलोड होना शुरू हो जाती हैं। और एप्लीकेशन भी कोई ऐसी कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन नहीं। मान लो आपने यूट्यूब खोला है, साथ में गूगल क्रोम खोला है, उसके अलावा साथ में आपने जीमेल खोल दिया और एक व्हाट्सएप खोल दिया। ये 4 चीज़ें खोल दी तो इसमें से दो ऐप ही मेमोरी में रहती हैं। किसी तीसरी में जाओगे तो आपकी ऐप रीलोड होनी शुरू हो जाएगी। वो बड़ा गंदा लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें फिर मान लो आप किसी उस पे हो, गूगल क्रोम पे हो, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, किसी सेक्शन में, तो पूरी वेबसाइट रीलोड हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बकवास चीज़ है। ठीक है, कि इतना महंगा फ़ोन होकर भी 4-5 ऐप मेमोरी में नहीं रख सकता है। और मैंने अपना फ़ोन रीसेट भी करके देख लिया, मुझे लगा हुआ कि किसी को लगता है कि ऐसा कि मतलब मेरी सेटिंग वेटिंग से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत हैवी है और इस फ़ोन में सिर्फ 8 GB रैम आती है। वो रैम काफ़ी नहीं है इस फ़ोन को ढंग से चलाने के लिए। तो एप्पल को या तो अपना iOS थोड़ा हल्का करना चाहिए या फिर क्या कहते हैं, रैम ज़्यादा देनी चाहिए अपने फ़ोन में। ये रैम काफ़ी नहीं है आईफ़ोन में। कम से कम जिस हिसाब से नॉर्मल यूज़र भी हो तो कम से कम 12 से 16 GB रैम तो आपको चाहिए अगर आपको ढंग से आईफ़ोन चलाना है। 3-4 ऐप के साथ भी चलाएँ तब भी उतनी रैम आपको चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि जैसे आप अपना फ़ोन थोड़ी देर छोड़ के चले जाओ, मतलब फ़ोन लॉक्ड है, तो ऐप्स को किल कर देता है बैटरी बचाने के चक्कर में। ठीक है, मैंने सारी सेविंग वेविंग सब ऑफ करके देख ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से इसकी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा है कि ये बैकग्राउंड ऐप्स को किल कर देता है। बस जो आपकी लेटेस्ट वाली ऐप जो खुली होगी ना फ़ोन के अंदर, जिस पे आप हो, तो अनलॉक करने के बाद आप उस पे आओगे, वो रीलोड नहीं होगी, बाकी सब रीलोड होंगी। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर अपने फ़ोन को आप आधा पौना घंटा छोड़ के जाते हो तो ये होता है, ये ऐप्स को किल करता है जो इनका आईफ़ोन है। ये मुझे बड़ी बकवास चीज़ लगी। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता। एंड्रॉयड में मैंने कोई अपना फ़ोन लॉक करके रात को छोड़ा है, मैं सुबह उठा रहा हूँ उसको, तो वो ऐप्स सारी की सारी मेमोरी में रहती हैं। आईफ़ोन में ऐसा नहीं होता, आईफ़ोन ऐप्स किल कर देता है। दूसरा दूसरा क्या चीज़ है कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सीन है वो थोड़ा वियर्ड है। मतलब एंड्रॉयड में क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड करो, सेव करो, वो आपके उसमें मेमोरी में जाती है, आपका जो माई फाइल या फ़ोल्डर वाला होता है जो वहाँ जाती है। आईओएस में ऐसा नहीं होता। आईओएस में हर एक ऐप का कुछ भी है वो उसके ऐप के अंदर जाता है, आपको माई फाइल्स में नहीं मिलेगा।
ये जिसका भी डिज़ाइन है उसको वहाँ मूर्ख आदमी है, ठीक है। जाना चाहिए सब फाइल में, वहीं से एक्सेस होना चाहिए। आपको डबल काम करना पड़ता है। मान लो आपने कैमरे से फ़ोटो खींची, वो फ़ोटोज़ ऐप में जाएगी, आपको वहाँ से उसको शेयर करके फ़ाइल में सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट ऐप आती है इसकी, उससे शॉर्टकट क्रिएट किया है, लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो जुगाड़ है, वो कोई फ़िक्स नहीं है। तो जिसने भी iOS बनाया वो महामूर्ख आदमी है। मतलब फ़ोटो खींची है तो सीधा वो फाइल ऐप में सेव होनी चाहिए। ये फ़ोटो ऐप वाला जो बकचोदी है, ये बकवास है। दूसरा क्या होता है, आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो आईफ़ोन को, तो जैसे हम एंड्रॉयड को कनेक्ट करते हैं तो उसका फ़ोल्डर खुल जाता है, वहाँ से फाइल्स कॉपी कर सकते हो। iOS में ऐसा नहीं होता। iOS में एक वो खुलता है इनका अलग से, मोबाइल वाला खुलता है, उसके अंदर आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको फ़ाइल कॉपी करनी है तो उस पर्टिकुलर ऐप को खोलो और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आता फ़ोन कनेक्ट करने पे। ये भी दूसरी बड़ा घटिया डिज़ाइन है इनका आईफ़ोन का, ठीक है। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़र हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ों में इतनी कमियाँ देख के मेरे को लगता है कि ये सब हवा बना रखी है iOS की, अंदर सारा फुस है इसके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आप एंड्रॉयड से आ रहे हो आपको बड़ा बकवास लगेगा आईफ़ोन, अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़र हो, ठीक है। कैमरा हाँ अच्छे हैं इसके, लेकिन अगर आपको कैमरे चाहिए तो आप जितना डिफरेंस उतने में कैमरा ही ख़रीद लो। कोई सस्ता नहीं आता आईफ़ोन, ठीक है। उतने में आपको बढ़िया सोनी के कैमरे मिल जाएंगे, जितना अगर आप नॉर्मल 25-30 हज़ार का एंड्रॉयड फ़ोन लो और साथ में आप 30 हज़ार का कोई बढ़िया कैमरा ले लो, वो आईफ़ोन से बेटर ही निकलेगा, ठीक है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि इसका इकोसिस्टम, अब मैंने इसका, मेरे पास मैकबुक है तो मैंने इसका इकोसिस्टम यूज़ किया, वो भी बिल्कुल ही वियर्ड है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लो कि आपने गूगल क्रोम खोला है अपने फ़ोन के ऊपर, या मान लो सफारी खोला है, आप उसके अंदर कुछ ब्राउज़ कर रहे हो, तो आप अपने लैपटॉप पे जाते हो तो आपके लैपटॉप पे गूगल क्रोम खुला हुआ है या सफारी खुला हुआ है, तो उसमें कंटिन्यू नहीं होता। उसके अंदर एक और पॉपअप खुलता है आपके मैकबुक के अंदर, उसके अंदर वो खुलता है। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि जहाँ आपने फ़ोन से छोड़ा वहीं आप लैपटॉप शुरू करोगे, उसका वो अलग से विंडो खोलता है। तो ये कोई बहुत बढ़िया कंटिन्यूटी वाला सीन नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप इसकी अपना वो क्या कहते हैं आईफ़ोन कनेक्ट करते हो, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं ऑडियो वगैरह नहीं लिसन कर सकते। इसमें कनेक्ट माय आईफ़ोन करके एक है, मैकओएस में आती है, तो जिससे आपका क्या कहते हैं फ़ोन एक्सेसिबल हो जाता है मैकबुक के अंदर। तो उसमें क्या होता है, वो छोटी सी विंडो खुलती है फ़ोन के साइज़ जितनी, उसके अंदर आप अपना फ़ोन चला सकते हो, जो कि बहुत ही बुरा इंटरफ़ेस है। दूसरा, आप कुछ भी बोलोगे लैपटॉप से वो उसमें नहीं जाता न, आपको उसका सुनाई दे सकता है लेकिन टू वे कम्युनिकेशन नहीं है उसके साथ। तो ढंग से आप फ़ोन नहीं यूज़ करते, मतलब इमरजेंसी में कभी किसी को कुछ रिप्लाई करना है तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप पड़ा है तो मुझे नहीं लगता आपकी, या जीमेल पड़ा है, आप उसको यूज़ करोगे आईफ़ोन मिररिंग वाले फ़ीचर को। मुझे वो कुछ ख़ास लगा नहीं, ठीक है। और इसका अंदर USB 3 पोर्ट नहीं आता, तो स्लो वाला पोर्ट है, फाइल वाइल ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसमें जो गूगल ड्राइव है उसके साथ लॉगिन होता है और आपका फ़ोन बैकअप वगैरह होता है, उससे 15 GB मिलती है। तो नॉर्मली आपको कुछ खास इशू आता है, लेकिन आईफ़ोन के अंदर जो iCloud है उससे 5 GB की मिलती है फ्री वाली। तो अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हो एंड्रॉयड से iOS में, तो वो मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब सेटअप किया था वो मूव टू iOS, तो iCloud 2-3 मिनट के अंदर ही पूरा भर गया। उसके बाद फ़ोन के अंदर एरर आने शुरू हो गए कि ऑटोमेटिक बैकअप डिसेबल्ड, iCloud अपग्रेड कर लो, iCloud अपग्रेड कर लो। फिर मेरे को पूरा फ़ोन रीसेट करना पड़ा, फिर बिना मूव टू iOS वाली ऐप के मैंने सेट किया, और मतलब जगह जगह जाके iCloud बैकअप डिसेबल किए, फिर व्हाट्सएप SMS वगैरह का इनेबल किया। तो इस फ़ोन को यूज़ करते हुए ऐसा लगता है वो पुराने ज़माने में वो बटन वाले नोकिया फ़ोन आते थे ना, जिसमें लिमिटेड सी मेमोरी मिलती थी, हम बचा बचा के फ़ोन में चीज़ें सेव करते थे और फिर डिलीट करते थे। जिसको पता होगा, जो नोकिया वाले ज़माने से आ रहा है, ये iCloud वैसा लगता है। मतलब 2011 से एप्पल 5 GB दे रहा है, थोड़ी शर्म करनी चाहिए एप्पल को। अब हो गया 2026, 1 लाख रुपया फ़ोन पे ले रहे हो, 70,000 रुपया, कम से कम गूगल के बराबर ही है, तो उससे ज़्यादा ना सही 15 GB तो iCloud की फ्री स्टोरेज आनी चाहिए बैकअप के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से भी है, मतलब आपका फ़ोन का जो बैकअप है वो कुछ ख़ास होगा नहीं,
और क्या कहते हैं, मैं जनरली अपने मैकबुक में इसका बैकअप लेता हूँ। एक ऑप्शन आ जाता है कि अपने फ़ोन का बैकअप आप अपने मैकबुक पे ले सको, वो सिर्फ मैकबुक वाले यूज़र्स के लिए ही है। अगर आप कोई विंडोज़ यूज़र हो तो आप उसका बैकअप नहीं कर सकते। और जो आई क्लाउड आती है वो सस्ती नहीं आती, गूगल ड्राइव से महंगी है, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल मैं ये बोलूँगा कि ये फ़ोन बेसिकली उनको है जिनको कैमरा यूज़ करना है, और कभी कभार मतलब जिसको सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका जो कैमरा है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो उसके अंदर अलग से कैमरा नहीं खुलता, आईफोन का अपना कैमरा खुलता है, तो उससे क्वालिटी अच्छी आती है। जबकि एंड्रॉयड में अगर आप कोई ऐसे व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, तो जो मान लो सैमसंग का फ़ोन है, उसकी जो कैमरा है उसके मुकाबले थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी आती है उसमें, लेकिन आईओएस में नहीं होता। तो बेसिकली ये फ़ोन है, अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हो, आप रीलें वीलें बनाते हो, फ़ोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, मतलब जो आप फालतू वाले काम करते हो, मतलब जिसको फालतू काम करने हैं उसके लिए ठीक है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, जिसको या आप क्या कहते हैं ना, जो सीरियस आदमी है वो हो, जैसे आपको मेल चेक करनी है, ब्राउज़र खोलना है, व्हाट्सएप करना है, ये जो नॉर्मल यूजेज होते हैं, फिर ये आपके लिए नहीं है। फिर मैं आपको कहूँगा आप एंड्रॉयड फ़ोन में जाओ, उसमें आप 10-15 भी ऐप खोल लो तो भी वो रीलोड नहीं होगी, ठीक है। कैमरा आप कभी कभार यूज़ करते हो तो सैमसंग के फ़ोन के कैमरे भी ठीक है, मतलब आईफोन जितने अच्छे नहीं हैं लेकिन ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज़र को उतना पता नहीं चलेगा फ़र्क। तो मैं अभी इस फ़ोन को, क्योंकि नया लिया यार, पैसे वैसे लगे हैं इसके ऊपर, तो इसको भी मैं चलाऊँगा 1-2 साल, फिर मैं इसको बेच के वापस सैमसंग पे चला जाऊँगा। क्योंकि मैं देख लिया है, सिर्फ लोगो और हवाबाजी के पीछे फ़ोन है ये, अंदर दम दुम कुछ नहीं है। तो मतलब अगर आप नॉर्मल आदमी हो, मतलब नॉर्मल पर्सन हो, जो ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वीडियो शॉर्ट्स वो सब नहीं बनाता, तो आईफ़ोन मत लेना, आप लो एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपका मेन काम वीडियो बनाना है, फ़ोटो खींचना है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, तो आप आईफ़ोन ले सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश लूँगा, ठीक है। और अगर कोई सोच रहा हो कि मैं सैमसंग फ़ैन बॉय हूँ या एप्पल की बुराई कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास मैकबुक है 4 साल से। मैंने मैकबुक के चक्कर में आईफ़ोन लिया था, मुझे मैकबुक बहुत पसंद आया था विंडो से मूव करें। मेरे को लगा कि मैकबुक इतना अच्छा है तो आईफ़ोन भी अच्छा होगा, लेकिन आईफ़ोन बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई सुनवाई नहीं है, आप कंप्लेंट भी, मतलब जैसे आप कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हो, एप्पल में दे नहीं सकते। सैमसंग में आपके पास कस्टमर केयर नंबर है, आप फ़ोन वोन करके आप फीडबैक दे सकते हो। एप्पल में तो वो सीन भी नहीं है, आप फीडबैक भी नहीं दे सकते, ठीक है। इनकी एक ऐप्स ही आती है एप्पल सपोर्ट वाली, उसमें आपका तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आप जो है आप वही यूज़ करो, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ आपको आगे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।